Hello everyone, this is CA Samiksha Sethia. I hope you all are doing great and studying well for the examinations. In this video, as you can see, we are going to analyze the CA Intermediate Auditing and Assurance paper of January 21 examination. We all know that before our exams, we need to solve and review the past examination papers. तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है जो कि जनवरी 21 एग्जाम के बाद में यानी मई 21, नवंबर 21 या कोई भी फ्यूचर अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं. मैम, व्हाई आर past papers so important for us? It is important so that you get a flavor of the kind of questions that are being asked और एक रिव्यू अगर उसकी मिल जाती है तो हमें आंसर्स भी पता चल जाते हैं and we can relate them to what we have studied. तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को लेके कि उसका क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है एंड ऑल. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिनको आपको लगता है इस वीडियो से मदद हो सकती है. चलिए शुरू करते हैं. एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेड अ डिटेल्ड टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस of the questions that were being asked in the examination. Nowadays, as I have already told in my earlier paper reviews, that institute is focusing on all the chapters. ऐसा नहीं है कि कंपनी ऑडिट या ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो कि बड़े चैप्टर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और छोटे चैप्टर्स से नहीं आता. ऐसा बिल्कुल नहीं है. द पेपर पैटर्न इज नाउ सच दैट द ICAI इज ट्राइंग टू टच अपॉन ईच एंड एवरी चैप्टर. इस बार भी यही ऑब्जर्व किया गया कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा गया है. MCQs में क्या था वो तो एक सीक्रेट रहा है हमारे लिए, बट जितना मुझे पता है MCQs में भी सारे के सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं कवर किए गए थे और केस स्टडी ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे पूछे गए थे. अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग जो 90 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका आया था उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं. ये डिटेल्ड एनालिसिस आप देखिए, मैंने इसको टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है कि क्वेश्चन 1A वॉज आस्क्ड फ्रॉम विच चैप्टर, 1B कौन से चैप्टर से था. ये ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है ICAI का. तो ये चीज़ हमें किस लिए हेल्प करेगी इन अंडरस्टैंडिंग दैट द ICAI इज टचिंग अपॉन ईच एंड एवरी चैप्टर और उसके कोर टॉपिक्स अंदर घुस के इंस्टीट्यूट जो है क्वेश्चंस पूछ रहा है. If you want to download this file, I will give the link to a blog. We'll link a blog in the description box of this video. वहां से जाके आप जो है ये एनालिसिस को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अंदर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3B, विच इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ये यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है इन द चैप्टर ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट. यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दिस टॉपिक. बेसिकली ICAI स्टडी मटेरियल के हिसाब से ये टॉपिक रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में है, तो अकॉर्डिंगली 4 मार्क्स वहां शिफ्ट हो सकते हैं. वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट कौन कौन से टॉपिक्स आए थे और ऑन एन एवरेज किस चैप्टर से कितना पूछा गया था. यू सी कंपनी ऑडिट से 12 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे. लास्ट टर्म में नवंबर 20 में हमने देखा था ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस थे. तो ये कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है या कोई फिक्स्ड वेटेज भी नहीं है कि इस चैप्टर से इतना ही पूछा जाएगा. बट व्हाट आई मीन टू से इज, व्हाट आई वांट टू कन्वे इज, कहीं से कुछ भी आ सकता है. तो सिलेक्टिव स्टडी करने वालों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा कि अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जाते हैं, पता चला उसी से 12 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया. चलिए, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया. अभी हम लोग सीधा आ जाते हैं पेपर के अंदर. इस बार हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर में. देखो, पहले करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन. That is, if a business environment is more automated, it is likely to be less complex. The statement is इनकरेक्ट. काफी बच्चे पूछते हैं मैम करेक्ट इनकरेक्ट के जगह क्या हम ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं, क्या हम येस नो लिख सकते हैं. देखो, लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, मतलब सेम होता है, बट इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन है वो आपसे स्पेसिफिकली पूछता है कि आप बताइए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो बेस्ट तो यही होगा कि आप लोग
करेक्ट या इनकरेक्ट ही लिखें, बट अगर ट्रू फॉल्स भी लिखते हैं तो चलेगा। प्रेफरेबल यही है कि करेक्ट इनकरेक्ट लिखें। जिन बच्चों का एग्जाम फ्यूचर में है, आप लोग ये चीज नोट कर लीजिए कि आपको करेक्ट इनकरेक्ट ही लिखना है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज of course the complexity of a business environment depends upon the automation. The higher the automation, the more complex is the business environment. So यहाँ पे ये गलत है। अगर business environment ज़्यादा automated है, अगर ज़्यादा automation है, तो it is likely to be more complex. It is likely to be more complex. Next question देखो। The auditor is expected to reduce audit risk to zero and can therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatements, whether due to fraud or error. Again, this statement is incorrect. Why? ये तो हमें सबको पता है, ऑडिटर एक रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है। ऑडिटर डज नॉट गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंड ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू Auditor cannot and is neither expected to reduce the audit risk to zero, and thus the auditor only provides a reasonable level of assurance. Why is it so? This is because of the inherent limitations to audit. तो यहाँ पे रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से रीजनिंग लिखते हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होगा, दिस विल बी रीजनेबल अश्योरेंस. So this is because of inherent limitations to audit. अगला क्वेश्चन है, determining materiality involves the exercise of professional judgment. This statement is correct. Professional judgment मतलब हो गया the application of knowledge, experience and training in making informed decisions, which is in the context of your auditing and accounting standards. So जब भी मटीरियलिटी डिटरमिन होती है, द ऑडिटर नीड्स टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज मटीरियलिटी कैन नॉट बी सेम फॉर एवरी एंटिटी. हेंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन देखो, द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस आर रेस्ट्रिक्टेड टू एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओनली. मैम ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, दिस इज इनकरेक्ट. बिकॉज इंटरनल ऑडिट जो है उसके अंदर 3 एक्टिविटीज एसोसिएटेड होती है जिसका नाम है GIR. गवर्नेंस, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल्स एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पर्पस ऑफ एन ऑडिट प्रोसीजर इज टू टेस्ट फॉर अंडर स्टेटमेंट इन द एग्जिस्टेंस. तो यहां पे क्या पूछा, अंडर स्टेटमेंट in the existence or valuation of accounts payable, then testing the recorded accounts payable may be the relevant audit procedure. Again, this statement is incorrect. अगर आपको अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है तो जो रिकॉर्ड किया उसी को चेक करके क्या होगा. दिस वी डू व्हेन वी हैव टू चेक फॉर ओवर स्टेटमेंट. इफ वी वांट टू चेक अंडर स्टेटमेंट, तो सब्सिक्वेंट जो पेमेंट्स दिए गए थे, इनवॉइसेस, उनको चेक करना पड़ेगा. वी कैन नॉट चेक व्हाट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, क्योंकि रिकॉर्ड जो हो गया उसके अंदर से आपको अंडर स्टेटमेंट नहीं पता चलेगा. अंडर स्टेटमेंट मतलब जो चीज थी बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो वो कैसे पता चलेगा, वो तो बाकी एविडेंसेस से पता चलेगा. लाइक सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट्स और पेमेंट्स दैट वर बीइंग मेड, इनवॉइसेस दैट वर रिसीव्ड, उससे पता चलेगा क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था और छूट गया. अगर ओवर स्टेटमेंट चेक करना है तो व्हाट हैज बीन रिकॉर्डेड ऑलरेडी, वी नीड टू perform our procedures on that. Okay. अगला सवाल है, as per section 139 subsection 8 of the Companies Act 2013, any casual vacancy in the office of an auditor shall, in the case of a company other than a company whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by the CNAG, shall be filled by the shareholders at an AGM within 60 days. बाप रे बाप, पूरा ही का पूरा गलत. शेयर होल्डर्स बोल दिया और 60 डेज बोल दिया, जबकि ये होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे आर रिक्वायर्ड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज. रेजिग्नेशन की वजह से होता है तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल लिया जाता है विद इन 3 मंथ्स. राइट, चलिए अगला सवाल है सफिशिएंसी. तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट की रीजनिंग देना बहुत ईजी हो जाता है.
करेक्ट की रीजनिंग देने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो करेक्ट वाले की रीजनिंग देने का एक टिप मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो वही कॉपी कर दो जो दिया गया है, उसके बाद उसके बारे में आप थोड़ा सा और क्या बता सकते हो वो आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। द ऑडिटर इज expected to obtain sufficient and appropriate audit evidence which provides him reasonable assurance, which will provide him a reasonable assurance about the financial statements. Sufficiency denotes the quantum or the quantity of audit evidence. Appropriateness means, अब इसके अंदर हम appropriateness भी बता देंगे कि पहला तो बताएंगे कि ऑडिटर को sufficient appropriate audit evidence obtain करना पड़ता है। सेकेंड हम ये बताएंगे sufficiency का मतलब होता है quantum of audit evidence, appropriateness denotes the quality of audit evidence. चलिए next question is, communicating key audit matters is a substitute for the auditor expressing a modified audit opinion when required by the circumstances of a specific audit engagement in accordance with SA 705. बिल्कुल गलत है। कैम कम्युनिकेट कर दिया, इसका मतलब क्या, रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करोगे अगर जरूरत पड़ी तो। इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ मॉडिफाइड ओपिनियन, सो इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। इट इज अ सब्सटीट्यूट नहीं, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट। यहां पर हमारे करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस खत्म हो गए। काफी इजी क्वेश्चंस थे और बैलेंस था, सब चैप्टर्स से ऑलमोस्ट पूछा गया। चलिए अगला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स रेलेवेंट टू द ऑडिटर व्हेन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द ICAI. सो देयर आर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। यही 5 प्रिंसिपल्स अपने को लिखने थे, 4 मार्क्स का सवाल। थोड़ा सा एक एक लाइन सबके बारे में लिख देंगे और बाकी पॉइंट वाइज लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, CA Raj, an auditor, was removed by PQR Limited before the expiry of his term. Discuss the procedure to be taken by PQR Limited to appoint an auditor other than the retiring auditor as per section 140 का सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो बेसिकली हमें प्रोसीजर के बारे में बात करनी है। इफ द ऑडिटर इज रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म एंड अनदर ऑडिटर इज अपॉइंटेड अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, इन दैट केस नंबर 1 तो एक स्पेशल नोटिस चाहिए। स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरल मीटिंग। जैसे ही ये नोटिस मिला, फॉरवर्ड करेंगे इसको ऑडिटर को, फॉरवर्ड इट टू ऑडिटर। Auditor shall have right to make representation. Right to make representation. Forthwith forward करना होगा to the auditor. Immediately, as soon as the special notice is received, it should be forwarded to the auditor. Auditor has right to make representation. If the auditor makes any representation and such representation is received by the company not late, then the company needs to inform all the members who are supposed to receive the notice of the general meeting that such a representation has been made by the auditor, and they shall also send a copy of such representation with the notice of the general meeting. So if such representation is not received too late, or the company is unable to inform the members or send the notice, other than those cases, the company should inform members, or we can say all those who receive notice of GM plus send the copy of such representation. But if the company is of the opinion that the auditor has abused their right to make such representation, they shall make an appeal to the tribunal, and if the tribunal passes an order, then the company may not be required to
send the copy of such representation, neither to read it aloud in the general meeting. अगर कंपनी के पास ये रिप्रेजेंटेशन बहुत लेट आता है तो ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है कि ओके यू आर नॉट एबल टू सेंड दिस रिप्रेजेंटेशन बट रीड इट आउट इन द जनरल मीटिंग. पर अगर ऑडिटर ने अपना राइट को अब्यूज किया है, मिसयूज किया है, इन दैट केस अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देता है तो ऑडिटर का जो ये रिप्रेजेंटेशन है, नाइदर विल इट बी सेंट टू द मेंबर्स, सेंट टू ऑल दोज who are receiving the notice of the general meeting, neither will it be read out in the general meeting. Clear? तो यहाँ पे हमें प्रोसीजर के बारे में बात करनी थी. अगला सवाल देखो. Theft of an entity's assets is often perpetrated by employees in relatively small and immaterial amounts. Explain the various ways in which theft can be accomplished. So various ways में क्या आ सकता है? सबसे पहले तो जो पैसा आ रहा है कंपनी के अंदर वो मैं इधर उधर कर दूं, embezzling with receipts. For example, the money which is received from the debtors, I am not making or passing an entry for the same in the books of account, but I am embezzling that receipt. I am keeping the money with my own. Second is stealing the entity's physical assets or intellectual properties. कंपनी के अंदर जो इन्वेंट्री है छोटा छोटा उसको चोरी कर लिया. Third one can be making the entity to pay for goods which were not received by the entity, goods or services, or any kickbacks to the vendor. Fourth point, यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो गुड्स नहीं रिसीव हुआ, जो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं रिसीव हुआ उसके लिए भी हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, पेमेंट करवाया जा रहा है. फोर्थ वन इज यूजिंग द एंटिटीज असेट्स फॉर पर्सनल यूज, यूजिंग द एंटिटीज असेट्स फॉर पर्सनल यूज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग रिटन रिप्रेजेंटेशंस. तो रिटन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कौन सा स्टैंडर्ड है मैम? एसए 580. 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं व्हेन इट कम्स टू ऑब्टेनिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन. नंबर 1 इज टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट that they have fulfilled their responsibilities for the preparation of financial statements and design and implementation of internal controls, and also to provide all information to the auditor. Second objective is to support other evidence. So written representation is obtained to support other audit evidence which has been obtained by the auditor by following other audit procedures. Third one is to respond appropriately to the written representations that have been received. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जनरली कॉन्स्टिट्यूट एन एंटिटीज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल एक्सपेंसेस एंड हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एंटिटी. What are the attributes the auditor needs to consider while verifying the depreciation and amortization expense? Attributes के बारे में बात करना है. अब देखो जो बच्चा सिर्फ depreciation, amortization पढ़ के भावुक हो जाएगा वो लिखने लगेगा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की वेरिफिकेशन या वाउचिंग हम कैसे करेंगे. बट इट इज एक्चुअली आस्किंग व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दैट वी नीड टू कंसिडर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन ऑडिटर वी नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन का पॉलिसी, बेसिकली द अकाउंटिंग पॉलिसी दैट हैज बीन अप्लाइड बाय द एंटिटी. Then we need to check whether the policy that has been applied, the method that has been used is as per the applicable FRF or not. It is as per the Companies Act. Next, whenever depreciation is computed, adjustment of residual value has been made or not. The depreciation charges are valid recorded in appropriate period. Then as per AS 10 or Ind AS 16, the components which are depreciable, so depreciation should be charged on each component. So identification of the components and whether the depreciation has been charged on every component or not, that needs to be considered. So these are the attributes that the auditor needs to consider.
properly it has been calculated or not, accurately arrived at or not, the figure is accurately arrived at or not. Next question देखो, explain how internal financial controls IFC are different from. Difference between IFC and internal controls over financial reporting. So internal financial controls basically include all the policies and procedures which are designed, implemented and maintained by the management and TCWG for the purpose of safeguarding of assets, to achieve the entity's objectives with respect to financial reporting, prevention of frauds and errors, compliance with laws and regulations. तो ये सबकी policies जो हैं included होती है internal financial controls में. It is a wider concept. It is a wider concept. And internal controls over financial reporting, this is a narrower process, narrower concept you can say. In internal controls over financial reporting, only those controls out of IFC, only those controls are considered which are directly related to the financial reporting process. That means balance sheet, PL, notes to accounts से directly related जो controls है वही सिर्फ आएंगे internal controls over financial reporting के अंदर. Next question, as an auditor of XYZ Bank Limited, how would you assess the risk of fraud including money laundering in line with SA 240? So as an auditor of bank, see कितना मस्त question है, बैंक में कैसे हम लोग fraud का risk को assess करेंगे? How will we assess the risk of fraud including money laundering? So first of all, maintain your professional skepticism. Maintain the professional skepticism. Auditor needs to be alert and needs to possess an attitude of questioning mind. Whenever the auditor finds that something is skeptical, the auditor is skeptical about any particular transaction, you should question about the same. Next one is know your customer norms as per as per the RBI. So RBI issues KYC norms, वो सारे बैंक्स को इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे so that कोई भी ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग जैसा काम ना हो सके. कस्टमर्स जो हो बैंक को उसके बारे में पूरी जानकारी हो. दे शुड ऑल्सो फॉलो द KYC गाइडलाइंस दैट आर बीइंग इशूड बाय द RBI. ओके, अगला सवाल देखो. ABC Limited has a closing balance of work in progress of inventories aggregating to rupees 850 lakhs in their balance sheet. Work in progress as at 31st March 2020. As statutory auditor of ABC Limited, explain various audit procedures which need to be performed to confirm work in progress of inventories have been valued appropriately and as per generally accepted accounting principles, policies and practices. तो basically हमें valuation assertion के audit procedures बताने हैं. Valuation assertion for which element? For WIP. तो inventories के अंदर भी इन्होंने घुस के WIP के बारे में पूछा. Now you tell me what will be the audit procedures. The auditor needs to obtain understanding of the various stages of completion, how the stages of completion are determined, understanding of the degree of completion, the different stages in the production process. Next, the auditor also needs to assess what items are included in the cost, items included in the cost of WIP. अगर इसमें overheads included हैं तो ओवरहेड्स का एलोकेशन मेथड को समझो. उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड ये भी चेक करना होगा कि किसी भी तरह के जो नॉर्मल वेस्टेजेस हैं, वेस्टेजेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन. If there is any expert's report involved in the WIP, say for example degree of completion किसी engineer ने certify किया है, so referring to the refer or review the reports or certificates
ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, इस तरह से हमें वैल्यूएशन के बारे में एविडेंस मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग एक्सप्लेन द टर्म्स सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन माइट बी डिफरेंट, the auditor's conclusion on the sample might be different if the entire population were subjected to the same audit procedures. इसके दो पहलू होते हैं। एक हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में आपने कंक्लूड कर दिया बेस्ड ऑन दी सैंपल यू हैव कंक्लूडेड दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर, या फिर ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में ये कह दिया कि मिस स्टेटमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट, misstatements do not exist when they actually does। या फिर सेकेंड पहलू क्या हो सकता है? सेकेंड गलत तरह का कंक्लूजन। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वी हैव कंक्लूडेड दैट द कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव दैन दे एक्चुअली आर, या फिर इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स वी हैव कंक्लूडेड दैट misstatements exist when in fact they do not exist। आपको सैम्पलिंग रिस्क याद होगा, इस तरह से पूरा अपने को लिखना है। फर्स्ट केस में ऑडिट इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ता है, सेकेंड केस में ऑडिट एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है, राइट, वर्कलोड ज्यादा हो जाता है। ओके, नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है? नॉन सैम्पलिंग रिस्क इज दैट द ऑडिटर रीचेज एन एरोनियस कंक्लूजन फॉर रीजंस नॉट एसोसिएटेड विथ सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एरर हो गया, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर गलत अप्लाई हो गया, इन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर का सिलेक्शन हो गया। सो इन दैट केस सैम्पलिंग वाज नॉट द रीजन फॉर एन एरोनियस कंक्लूजन। इसको कहते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क। Next question, discuss the common methods applied by the auditor when testing in an automated environment is done by him। So automated environment के अंदर जो techniques, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, methods या फिर इसको हम कहते हैं techniques also। Remember क्या क्या था? Inquiry, पूछताछ कर लेंगे, inspection that means we will examine, लॉग फाइल्स इंस्पेक्ट कर लिए, ठीक है, लॉग फाइल्स को रिव्यू कर लिया, जो यूजर मैनुअल्स टेक्निकल मैनुअल्स है उनको इंस्पेक्ट कर लिया, एग्जामिन कर लिया। देन वी ऑल्सो हैव ऑब्जर्वेशन, एक पूरा वॉक थ्रू प्रोसेस कंडक्ट कर लिया, ऑब्जर्व किया कि कैसे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एंड लास्ट वन इज रीपरफॉर्मेंस, किसी ट्रांजैक्शन को लिया फ्रॉम स्टार्ट, उसके ऊपर कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना शुरू किया एंड वी आर सीइंग हाउ दैट ट्रांजैक्शन इज मूविंग थ्रू द प्रोसेस फ्लो। सो एक्चुअली वी आर रीपरफॉर्मिंग द कंट्रोल्स। तो ये 4 टेक्निक्स यूज होती है। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, क्वेश्चन नंबर 4। एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी लिस्ट आउट ऑडिट प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द फॉलोइंग अदर इनकम। सो टेल मी, हम लोग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट को कब रिकॉग्नाइज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्रोपोर्शन। ऑन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम बैंक्स के जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हैं, calculation sheets prepared by the client, we can verify them, we can reperform, we can recompute the interest amount on the fixed deposits. We can also check we can also verify the fixed deposit certificates, we can check the interest rate prevailing on the same. Next is dividend income. इसके लिए 3 conditions होती हैं। We recognize the dividend income only when the right to receive the dividend is established, when it is probable that future economics will flow to the entity, and when the amount of dividend can be estimated certainly, ठीक है, estimated on a reliable basis। तो इसके लिए हम क्या क्या चेक करेंगे? We will check whether the right to receive dividend has been established or not. We will check whether dividend has actually been received or not. बैंक स्टेटमेंट चेक किया जा सकता है। उसके बाद है gain or loss on the sale of investment and mutual funds. So this we recognize once the title of the mutual fund is transferred. So we can see the mutual fund statements, we can verify the mutual fund statements for the same and also check the bank statements. अगला सवाल, explain any 3 ways where cash receipts are suppressed. So again this question is relating to which chapter? Fraud and the auditor's responsibilities. एक तरीका हो सकता है teaming and lading। एक कस्टमर से पैसा आया, वो दिखाया नहीं,
उसको सप्रेस कर लिया। फिर जब नेक्स्ट कस्टमर ने पेमेंट किया, देन वी एक्चुअली कंसील्ड द रिकवरीज फ्रॉम द फर्स्ट कस्टमर, देन वी यूज्ड द अमाउंट्स व्हिच वर रिकवर्ड फ्रॉम द सब्सिक्वेंट कस्टमर to conceal that the first amount was suppressed. The amount from the first debtor was suppressed. We utilized the amount from subsequent recoveries to show recoveries from the previous customers. In this way, the cash receipts are suppressed. Another way might be not accounting for cash sales. जो cash sales किया उसकी एंट्री नहीं मारी और जो पैसा था उसको जेब में डाल लिया, या फिर ऐसा दिखाया कि कस्टमर को डिस्काउंट दिया, ठीक है, मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर फिक्टिशियस रिबेट्स, इसको हम कहते हैं फिक्टिशियस रिबेट्स. You are showing that you have given discount or rebate to the customer, but actually customer had paid full amount. Customer actually paid full amount. आधा पैसा जो rebate का show किया fictitiously, that was suppressed and the amount was shown as rebates. Another way might be writing off debts. Writing off debts for amounts already recovered. Customer ने पैसा दे दिया, आपने दिखा दिया bad debt हो गया, और जो पैसा दिया उसको सप्रेस कर लिया. Another way might be writing off assets sold. असेट को बेच दिया, पैसा आ गया, बट एक्चुअल में दिखाया कि राइट ऑफ कर दिया असेट को. क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द वेज. इसमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं. अगला सवाल है, मैनेजमेंट्स असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन्वॉल्व्स मेकिंग अ जजमेंट अबाउट इनहेरेंटली अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम्स ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस. व्हाट आर द रेलेवेंट फैक्टर्स to that judgment. So basically whenever the management is assessing whether the entity will be able to continue as a going concern, they are assessing the uncertainty of future outcomes, uncertainty of events of which are going to happen in the future. So they make various judgments, they use various judgments. What are the factors that is going to affect their judgment? तो number 1 factor है, जितना दूर का इवेंट होगा, द फार्दर द फ्यूचर इवेंट और कंडीशन, द हायर द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट. सो मैनेजमेंट एक टाइम फ्रेम अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि हमें 2 साल तक के इवेंट्स को फोर्सी करना है, कंडीशंस को कंसिडर करना है. इसी तरह से जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं उसके अंदर भी एक टाइम फ्रेम मेंशन्ड होता है कि गोइंग कंसर्न के लिए आने वाले बैलेंस शीट डेट से नेक्स्ट 12 मंथ्स तक की असेसमेंट होनी चाहिए. उसके बाद तक का तो बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा. सो द फार्दर वी गो, the farther the outcome of future event we are going to consider, the higher the uncertainty would be. So management इसको consider करके चलता है. Next is the nature and complexity of the entity and how far the entity is going to be affected by external influences. अगर entity ऐसा vulnerable है कि external situation से बहुत ज़्यादा impact होते हैं, तब तो उसकी गोइंग कंसर्न असेसमेंट को अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा. बिकॉज कल को कुछ चेंज हो गया, मेरा गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया, तब क्या? So nature and complexity of the entity should also be considered. Third point is that whenever I am making going concern assessment, I can only consider the events that have happened up till that date. इसके बाद subsequent जो events होंगे उसको consider नहीं किया जाता है in the going concern assessment. So these are some factors which affect the judgment of the management when they are making the going concern assessment. This question I would say was a little difficult, little on the higher side of the difficulty. And directly study material से भी नहीं था, ये आपके standards on auditing के अंदर से पूछा गया था. चलिए राइट, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ओवरऑल पेपर वॉज सिंपल आई वुड से. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एन ऑडिटर शुड स्टेट इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. पहला सवाल. And when the auditor modifies the opinion on the FS, what amendments? तो 2 सवाल है, देखो यहां पर. एक तो हो गया बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या क्या आएगा. सेकेंड है क्या अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी उसमें इफ यू आर इशूइंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन. तो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में 4 चीजें आती है जिसको हम कहते हैं SRES.
First, we write that the audit was conducted in accordance with the standards on auditing. Second, in the basis for opinion section, we make a reference of the section of the auditor's report which specifies the auditor's responsibilities. That the auditor's responsibility are specified in this section of our report. उसके बाद में हम ये भी लिखते हैं that the auditor, as an auditor, we are independent of the entity and we have fulfilled all the ethical requirements. So E से E का मतलब हो गया ethical requirements. Lastly, we also mention about audit evidence, that the audit evidence that we have obtained is sufficient and appropriate for our conclusion and our audit opinion. अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की. अगर हम मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करते हैं तो सबसे पहले जो टाइटल है बेसिस फॉर ओपिनियन, दिस इज चेंज्ड. बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन. सेकेंडली, इसके अंदर हम ये भी इंक्लूड करते हैं व्हेनेवर वी आर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन, द रीजन फॉर द मॉडिफाइड ओपिनियन. इफ इट इज पॉसिबल टू क्वांटिफाई, first of all we describe the matter which is giving rise to modification. If quantification is possible, if the modification is related to amounts and disclosures, in that case if the quantification is possible, हम amount को quantify कर देते हैं कि इतने लाख से profit बढ़ जाता, अगर ऐसा होता तो इतने amounts x amount से sales increase हो जाती या profit decrease हो जाता है, whatever amounts should be specified if practicable. अगर disclosures है तो disclosures के बारे में बता दो. अगर प्रैक्टिकल नहीं है टू क्वांटिफाई, स्टेट दिस फैक्ट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ द मॉडिफिकेशन. सो फर्स्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडिफिकेशन, सेकंड इज द इफेक्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन. अगर मॉडिफिकेशन इज रिलेटेड टू नॉन डिस्क्लोजर्स, इन दैट केस द ऑडिटर नीड्स टू डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड TCWG कि आप लोग इस मैटर को डिस्क्लोज कर दो. अगर वो नहीं डिस्क्लोज करते तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट द्वारा इसको डिस्क्लोज कर सकता है. अगर ऑडिटर एक एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करता है, इन दैट केस ऑडिटर ऑल्सो नीड्स टू कंसिडर वेदर द एविडेंस दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट फॉर द कंक्लूजन और नॉट. और अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं, यानी कि वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, इन दैट केस ये जो दो पार्ट्स हैं S and S नहीं, R and S, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन का रेफरेंस एंड रिलेटिंग टू सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये दो नहीं लिखना है, ये दो नहीं मेंशन करना होगा बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में इफ वी आर इशूइंग अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ठीक है, काफी डिटेल में मैंने ये बात आपको समझा दिया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. अगला सवाल बहुत ही सिंपल है. एक्सप्लेन द टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो 4 टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा है. रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट एंड, लिख देती हूं मैं यहां पे, रेशियो एनालिसिस, establishment of relationships between two variables of the financial statements, can be financial, non-financial both, right? Financial statements से भी हो सकते हैं, non-financial variables भी हो सकते हैं. Trend analysis, comparison over period of time, then we have reasonableness test and structural modeling, that is use of some statistical tools and techniques to establish relationships between different variables. Okay, next question देखो, what are the prohibited services for auditor? Prohibited services for auditor as per Companies Act 2013. कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 144. कितनी सर्विसेज प्रोहिबिटेड है मैम? 9 सर्विसेज प्रोहिबिटेड है. रिमेंबर हमने क्लास में कैसे किया था? 4 जुगलबंदी जोड़ी और 1 सिंगल है. तो 4 जुगलबंदी जोड़ी में क्या क्या आएगा, एक एक करके याद करिए. सबसे पहले अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट. फिर आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हो गए 4. नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस. फिर आता है एक्चुरियल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एनी अदर सर्विस एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो 4 जुगलबंदी एंड 1 सिंगल.
4 couples and 1 single. चलो next question. As an auditor of NGO, how do you check or verify at least 4 receipts of income during the year? So first of all, क्या क्या incomes होती है NGO की, एक बार आप बता दीजिए मुझे. Grants from different projects, programs, so इसके लिए हम agreement या फिर grant का कोई letter है उसको verify करेंगे and then we'll check the amount of grant that was received. ये एक income source या फिर एक receipt हो गया. उसके बाद होते हैं donations. Again, letters from the donors need to be verified, the amount of donation that was received, whether it was a general purpose donation or whether it was towards the corpus. ये सब चीज़ आपको as an auditor verify करना है. Then we have subscription. So subscription can be checked on the basis of the entries that were received. कितने लोगों ने अप्लाई किया था. Say for example किसी magazine का अगर subscription है तो the entries that were received and the actual magazines that were dispatched, उससे हम लोग एक reconciliation कर सकते हैं of the amount of subscription that should have been received. Again subscription अगर arrear में है तो वो सब भी check करना पड़ेगा, arrear, outstanding वगैरह. प्री रिसीव्ड इन एडवांस हो गया. एंट्रेंस फीस हो सकता है. एनजीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशंस हो गए, ग्रांट्स हो गए, इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम हो सकता है. इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की है, so in that case we can verify the amounts of interest by referring to the bank statement, by referring to form 26AS. we can reconcile the amounts by referring to form 26AS. डिविडेंड अगर है तो डीमैट स्टेटमेंट से पता चलेगा, बैंक स्टेटमेंट से कैन बी वेरीफाइड, राइट. अगला सवाल है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ सिटी क्लब इन दिल्ली. द रिसीट्स ऑफ द क्लब वर 50 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 1920. You are required to mention special points of consideration while auditing receipts of the club. Again, क्लब के केस में क्या क्या receipts हो सकती है? एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन हो गया. उसके बाद में जो क्लब के अंदर सेल होता है, फूड स्टफ्स का, वाइन का, लिकर का, या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, अमेनिटीज, उसकी प्राइसिंग को ऑडिटर को बहुत अच्छे से चेक करना है. बिकॉज व्हाट प्राइस इज चार्ज टू द गेस्ट, इट शुड नॉट बी वेरी लो. An adequate amount of gross profit margin should have been maintained. So pricing policy भी check करनी पड़ेगी. What are the amounts charged? Interest dividend अगर कुछ है तो उसको तो check करना ही है. Clear? अगला सवाल, explain advances under consortium in the context of prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. तो काफी यूनिक क्वेश्चन. advances under consortium के बारे में बताओ कि इसका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, या फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बेसिस पे असेट क्लासिफिकेशन कैसे होगा. सो एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम क्या होते हैं? व्हेन अ ग्रुप ऑफ बैंक्स आर एक्चुअली मेकिंग द एडवांस which is led by a bank known as the lead bank. So each individual bank need to classify the assets, need to recognize the income based on, so this is the most important thing, based on own record of recovery. उनको पैसा मिला कि नहीं मिला, बाकी किसी को मिला वो नहीं कंसिडर करना. मुझे पैसा मिला या नहीं मिला मेरे शेयर का, वो मुझे कंसिडर करना है. Now in this case what happens is, if the lead bank is receiving all the repayments, if the lead bank is receiving, the lead bank is required to remit the amount to the individual member banks. Now it is the responsibility of the lead bank to make the timely remittances, because जो मेरे मेंबर बैंक्स असेट क्लासिफाई करेंगे वो अपने रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पे करेंगे. इफ आई एम नॉट रेमिटिंग देम द अमाउंट्स ऑन प्रॉपर टाइम, वो लोग क्या करेंगे, असेट्स को एनपीए क्लासिफाई कर देंगे, ऑल्दो द अमाउंट माइट हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, राइट. इसके बाद में एक लेटर भी लेना होता है मेंबर बैंक्स को कि लीड बैंक के पास जितना भी रुपया आया उन्होंने मेंबर बैंक्स का शेयर उनको ट्रांसफर कर दिया, सो दैट दे कैन classify their assets properly. Okay, so lead bank should make timely remittances, और इसका confirmation भी ले लेना होता है, इसका सेम का confirmation भी लेना पड़ता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। तो यहाँ पर 4 एक्टिविटीज आ जाती हैं। पहला है द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, second is evaluation of operating and financial information. How is the financial information, the operating information gathered, summarized, classified, ठीक है, प्रोसेस कैसे किया जाता है इस इंफॉर्मेशन को, इसकी इवैल्यूएशन करना। थर्ड वन इज द इवैल्यूएशन ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, whether the activities, the business processes that are being conducted in the organization are efficient and effective or not. लास्ट वन इज इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो 4 पॉइंट्स क्या क्या हो गए, एक हो गया आईसी का इवैल्यूएशन, एक हो गया ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इवैल्यूएशन करना, ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली किस तरह से प्रोसेस होती है, ये इंफॉर्मेशन किस तरह से गैदर और समराइज की जाती है। नेक्स्ट हो गया इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड लास्ट वन इवैल्यूएशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो, XYZ Limited, which is in the business of trading of automobile components, is following cash basis of accounting for sale of spare parts. As statutory auditor of XYZ Limited, explain the reporting requirements, the manner of qualification and disclosure, if any, to be made in the auditor's report in line with AS1 disclosure of accounting policies. तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, CAG, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न. If any of these fundamental principles are not being followed, in that case the disclosure has to be made in the notes to accounts as per AS1. AS1 की सीधी सीधी बात यही है. अब अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो डिस्क्लोजर नहीं दिया, इन दैट केस ऑडिटर नीड्स टू मॉडिफाई देयर ओपिनियन आफ्टर कंसिडरिंग मटीरियलिटी. तो ऑडिटर को अपना ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने रिपोर्ट में ये बात मेंशन करनी पड़ेगी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन फॉलोड. बट अगर ये डिस्क्लोजर ऑलरेडी दिया गया है, इफ दिस डिस्क्लोजर हैज ऑलरेडी बीइंग मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन दैट केस द ऑडिटर में जस्ट इंक्लूड एन EOM पैराग्राफ, EOM पैरा इंक्लूड करके उस मैटर को हाईलाइट भी किया जा सकता है इफ इट इज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड. तो पहले हमको AS1 की बात लिखनी होगी कि AS1 क्या कहता है, फिर हम लिखेंगे कि अगर डिस्क्लोज नहीं है तो मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन का रीजन बताना पड़ेगा कि दिस डिस्क्लोजर वाज नॉट मेड, और अगर ये डिस्क्लोजर दिया गया है तो EOM पैरा ऐड किया जा सकता है. राइट, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ आवर CA इंटर ऑडिट Jan 21 पेपर. आई होप यू गाइज फाउंड इट हेल्पफुल और आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, हाउ यू नीड टू थिंक एंड हाउ यू नीड टू राइट द आंसर्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटिंग टू दिस, डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू. इसके अलावा मैंने पिछले टर्म्स के भी पेपर्स की एनालिसिस की है, अगर आपने नहीं देखा उन वीडियोस को तो आप वो भी जाके देख सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सम लिटिल राइटिंग प्रैक्टिस, अपीयरिंग फॉर सम मॉक टेस्ट, और यू नो जस्ट trying to attempt the past paper questions. ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि क्या आप क्वेश्चन से आंसर को रिलेट कर पा रहे हो या नहीं, क्या आप एग्जाम में लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे. सो सम लिटिल राइटिंग प्रैक्टिस इज very important, so make sure you do that. Okay, all the best guys. Thank you so much everyone for watching. God bless you all.